नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज रात के 10 बजे के इस अंक में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अभिजीत चावड़ा जी से। अभिजीत जी नमस्ते, आपको आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आपसे बात करते हुए आज मुझे याद आ रही है शशि थरूर की, जिन्होंने हमारे जो इस्लामिक रूलर्स थे, जो राजा रजवाड़े, सम्राट, बादशाह, उनके बारे में कहा था कि दे बिकेम अस। तो उनको जो है वो ब्रिटिश से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनसे तुलना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि दे बिकेम अस। और पहले तो आपका इस पे इसकी इस बात पे प्रतिक्रिया ले लें और उसके बाद फिर हम आगे और बात करेंगे उनके महान उनकी उपलब्धियों के बारे में। जी। जी, अगर हम कहेंगे कि द मुगल्स बिकेम अस, द टर्क्स बिकेम अस, तो मेरा पूछना है कि किस तरह से दे बिकेम अस? इन व्हाट वे डिड दे बिकम अस? डिड दे acquire our culture? Did they acquire our values? Did they respect who we are? उन्होंने ऐसा कुछ किया क्या? Or did they do the opposite of that? So as far as all the evidence goes, they have never become us. They have tried to make us them, and that has been the project that they have been working on ever जी since हाँ, they जी हाँ, जी arrived in हाँ। India. जी। जी, so शशि थरूर जी की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ for obvious reasons. हाँ, और शशि थरूर जी ये भी कहते हैं कि साहब कि उन्होंने इतना यहाँ पर उपलब्धियाँ की, इतना कंट्रीब्यूशन किया, इतना कुछ दिया भारत को, तो वो क्या दिया? ये भी आप यदि बता सकें तो मैं आभारी होऊँगा। जी, उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने हमें नया आर्किटेक्चर दिया अपेरेंटली, जिसे ब्रिटिश लोग कहते हैं इंडो सैरासनिक आर्किटेक्चर। और उन्होंने हमें हमारी भाषाओं को एनरिच किया अपेरेंटली। फॉर इंस्टेंस मैं रिसेंटली विकिपीडिया में देख रहा था, हाँ, विकिपीडिया हाँ। में हिंदी भाषा में जो एंट्री है, हिंदी भाषा के लिए जो एंट्री है, वो मैं देख रहा था हुँ, रिसेंटली जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो हुँ, उसमें ऐसा लिखा है कि हिंदी भाषा एक प्राकृत भाषा से निकली है, हुँ। and it was enriched by the contributions of the Mughals and the Turks, जिन्होंने पर्शियन और अरबिक एक्सेट्रा और टर्किक वोकैबुलरी से हमें एनरिच किया। तो इन्होंने हमें एनरिच किया है अपेरेंटली। सो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। अपेरेंटली उन्होंने हमें बिरयानी भी दी है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में अपेरेंटली हाँ, राइस उगता है। ये बिरयानी वाली बात आपकी बहुत उचित है। और बिरयानी सेंट्रल एशिया से कैसे दी है, ये भी बताएँ? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है सेंट्रल एशिया में तो चावल होता नहीं है। नहीं नहीं, आजकल अगर आप विकिपीडिया देखेंगे तो अपेरेंटली आजकल चावल की भी वहां पर फसल होती है अपेरेंटली। मतलब 1-2 किलो साल के उगाते होंगे वो लोग, तो नाउ इट इज ऑफिशियली अ क्रॉप देयर। तो सेंट्रल एशिया में अभी चावल भी उगने लगा है, सो दैट नाउ ऑफिशियली मेक्स बिरयानी ए मुगल डिश अपेरेंटली। तो ये सब बातें हैं। आई मीन देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ राइस कल्टीवेशन इन सेंट्रल एशिया। इतनी एरिड टेरेन है वहां पर, इतना एरिड क्लाइमेट है, इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट है कि यू कैन नेवर हैव कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स वहां पर। फिर भी ये लोग कहते हैं कि भाई ये बिरयानी वहां से आई है, पुलाव वहां से है, हर चीज जो अच्छी तहजीब वाली है, कल्चरल वाली चीज है, सब वहां से आई है। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं भाई, हमारे कुछ सिविलाइजेशन कल्चर कुछ थे ही नहीं। तो ये लोग यहाँ पर आए और हमें एनरिच किया है इन्होंने। एंड वी आर रियली, वी शुड बी ग्रेटफुल कि भाई हमें एनरिच हो गए उनके कल्चर से। और इससे भी एनरिच हो गया कि उन्होंने जितने भी जिनकी उनकी दृष्टि जिस किसी भी मंदिर पे पड़ी हमारी, जो वास्तव में एक महान आर्किटेक्चर हुआ करती थी, उसको उन्होंने तोड़ा। और चाहे वो काशी विश्वेश्वर का मंदिर हो, चाहे हमारा केशव देव मंदिर मथुरा का हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, जो कुछ भी हो, जहाँ भी उनके बस चला, यहाँ तक कि वो दक्षिण में जाके मदुराई जो मीनाक्षी मंदिर है वहाँ तक तोड़ के आ गए थे। आपका श्रीरंगम का मंदिर भी उन्होंने तोड़ा था। और पता नहीं कितना विध्वंस किया उन्होंने। और निश्चित रूप से कई लोगों के बारे में तो प्रसिद्ध है, शाहजहाँ जैसे जो थे, जिनका जब ताजमहल बनवाने की बात चल रही है तो जिस समय कहते हैं 200-300 साल का सबसे बड़ा दुर्भिक्ष फ़ैमिन जिस समय चल रहा था, लाखों लोग मर रहे थे। तो उस समय जो थे वो उन अपने प्रेम को परवान चढ़ा रहे थे अपैरेंटली ताजमहल बना के, जिसके लिए आज नहीं कल, हाँ, कल जो हमारे जयपुर घराने की जो राजकुमारी हैं, दिया कुमारी जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया है कि ये हमारी ज़मीन थी, यहाँ पर हमारा महल था। अब उसके बाद वो कैसे एक्वायर हुआ, वहाँ पर क्या बना, किसके ऊपर बना,
ये निश्चित रूप से इसके ऊपर शोध होना चाहिए। तो जो बिल्कुल। उनका जो बेस्ट था, उसके ऊपर भी दूसरा क्लेम आ गया। तो आखिरकार उन्होंने क्या दिया हमको? एक कल्चरल एनरिचमेंट दिया है, व्हाटएवर दैट मीन्स। और ये जो क्या बोलते हैं, गंगा जमुनी तहजीब जो भी है, ये सब चीजें हमें दी है अपेरेंटली। और जो हमारे हिस्टोरियंस या कहते हैं कि या इतना सारा या एनरिचमेंट फिर हुआ, दंगे की तहज़ीब दी है? वो भी है भाई। आई मीन हमारे, आई मीन वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ना। जिसे हम परवर्जन कहते हैं, उसे ये लोग शायद कल्चर कहते हैं। आई मीन अच्छा। पोटैटो पटाटो टमेटो टमाटो, आप हुँ, अलग देखते हो, हम अलग देखते हैं। सो आई डोंट नो हुँ। व्हाट इट इज, लेकिन अपेरेंटली हमें बहुत एनरिच किया है उन्होंने। और हमारा ऑब्वियसली कुछ कल्चर था ही नहीं। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मंदिर थे हमारे जो अभी गायब हो गए, दैट इज ऑल्सो एनरिचमेंट ना। उन्होंने आर्किटेक्चरल कुछ नया शोध किया है कि हमारे मंदिर नीचे रह गए, उनकी चीजें ऊपर आ गई है। So हाँ, these are ये भी all examples of enrichment. ये आर्किटेक्चर का बहुत ज़बरदस्त नमूना है कि आप दीवालों के ऊपर ही आप अपने गुंबद खड़े कर दीजिए और वो जो है एक नया आर्किटेक्चरल फॉर्म बन जाता है। जैसे कि काशी का मंदिर है, आपने देखा होगा कि उसकी जो दीवालें हैं वो अलग हैं और उसके ऊपर जो एक गंदा सा स्ट्रक्चर बना हुआ वह अलग है। और ये जो ताजमहल की बात हो रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने भी कल सुना कि जयपुर के रॉयल फैमिली की जो सदस्य है, उन्होंने कहा कि इट वाज बिल्ट ऑन देयर लैंड बाय ब्रेकिंग देयर स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि ये सारा जो लैंड इनके पास आया है, वो अक्वायर कैसे, कौन से मैकेनिज्म से हुआ है। If it was acquired by force, then I am sure there has to be some remedy for that. I mean, अगर अगर कोई injustice कुछ सदियों पहले हुआ है, it does not mean कि injustice चलते रहना चाहिए. So I am sure we need to explore certain mechanisms, alternatives, legally perhaps, or we could create some laws that can deal with this. I mean, क्योंकि अभी ये सब बातें काफी साफ है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली तो बात है नहीं कि सब कुछ तोड़ फोड़ के इन्होंने उसके ऊपर चीजें बनाई है। सो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम रिड्रेसल फॉर दीज इश्यूज। आई क्लियरली बिलीव तो दैट। जी हाँ, वैसे तो इसका रास्ता है। हमारा जो राम मंदिर वाला जजमेंट आया था, उसका जो चैप्टर 116 या 117 में ये कहा गया है कि यदि एक मूर्ति कहीं पर किसी की प्राण प्रतिष्ठा यदि कर दी गई है, तो वो मूर्ति का जो पायस पर्पज़ है, वो मूर्ति वहाँ पर यदि नष्ट भी कर दी जाए, तो वो जो पायस पर्पज़ जिसके अनुसार वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो समाप्त नहीं होता, वो वहीं रहता है। तो इसको ये राम मंदिर जजमेंट में पैरा 116, 117 जो लोग भी सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें इसको। और उसको आप वहाँ से, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि वन्स अ टेम्पल ऑलवेज़ अ टेम्पल। जहाँ पर एक यदि आपने मंदिर बना दिया, तो मंदिर की जो प्रकृति होती है वो इस प्रकार की होती है कि वह वहाँ पर आप एक मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति में देवता का आवाहन करते हैं। और देवता आपके ऊपर कृपा करके उसमें आकर वहाँ पर निवास करते हैं। तो वो देवता की भूमि हो जाती है। देवता की प्रॉपर्टी हो जाती है वो। जबकि इसी में इस्माइल फारूकी वाले जजमेंट में जो 5 जज जजमेंट है, जो ये आपके राइट टू वर्शिप एक्ट जो बना था, उसी के ऊपर जो जजमेंट है इस्माइल फारूकी वाला, वह उसमें स्पष्ट किया गया है कि मस्जिद जो है वो तो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट भी नहीं है। आप ये देखिए, कुरान की बात बताऊँ आपको, जितनी भी जिसको इंटीग्रल अ, फॉर्म ऑफ इस्लाम बोलते हैं, उसमें से एक तौहीद को छोड़ दीजिए। तौहीद का मतलब है कि भई एक अल्लाह होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए। तो बाकी नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज, किसी चीज़ का कुरान में कोई उल्लेख नहीं है। मस्जिद का कहाँ से आएगा? ये सब बाद में रची हुई अब्बासियों की हदीसों में बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इस ग्राउंड पे जो कम से कम जो 2000 मंदिरों की जो एक लिस्ट बनाई गई है सीताराम गोयल जी द्वारा, उसके ऊपर तो हम अधिकार माँग ही सकते हैं। ये एक एक बात हुई। फिर जो अब बात करते हैं इस्लामिक रूलर्स की बात करते हैं, तो अगर हम इनको एक-एक करके ले लें, तो थोड़ा उचित रहेगा कि सबसे पहले जो एक वो तथाकथित
गुलाम वंश था, फिर उसके बाद आपके खिलजी वगैरह आते हैं, फिर खिलजी के बाद ये लोधी आते हैं, फिर तुगलक आते हैं, फिर लोधी आते हैं, और उसके बाद मुगल आते हैं। तो यदि आप उचित समझें तो एक-एक करके इनकी जो हमें महान देयताएँ हैं, यानी कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं, उनके बारे में हमें आप रोशनी दें। जी, एक्चुअली मैंने इन ये सारी जो डायनास्टीज़ है इसके बारे में इतना स्टडी किया नहीं है क्योंकि मुझे इनमें इतना इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन अगर हाँ, हम हाँ। सिंक्रेटिक कल्चर की बात करते हैं, ये लोग जैसे हुँ, कि कहते हैं हमें कि इन्होंने हमें इतना एनरिच किया है विद कल्चर ओवर द सेंचुरीज़। पहले ये डायनेस्टी आई, फिर ये डायनेस्टी आई, उन्होंने हमें एनरिच किया है। तो मैं थोड़ा इसको अलग पर्सपेक्टिव में देखना चाहूँगा कि एनरिचमेंट क्या होता है। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स है दुनिया में सिंक्रेटिक कल्चर के। फॉर इंस्टेंस एशिया में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, क्योंकि भारतीय कल्चर बहुत अलग अलग जगह पर फैला हुआ है। हिस्टोरिकली फैला था पिछले 2 ढाई 3 हजार वर्ष में अलग अलग जगह पे। फॉर इंस्टेंस इंडोनेशिया में गया, सुमात्रा में गया, जावा में गया, साउथ ईस्ट एशिया में गया। ये शुरुआत हुई कलिंगा के किंगडम से, कलिंगा के ट्रेडर्स के समय से, कुछ 2 ढाई 3 हजार वर्ष पहले। उसके बाद चोला डायनेस्टी के समय भी ये सब हुआ। तो ये सब जो डायनेस्टीज थी और ये सब जो एक्टिविटीज थी, उसके कारण से भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति हर जगह फैली ईस्टर्न एशिया में। तो यहाँ पर क्या हुआ इन सब जगहों पर कि इन्होंने हमारी संस्कृति को अपना लिया, अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म्स में। और ये हुआ विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कोअर्शन। हमने कभी किसी के, वी हैव नेवर शव्ड इट डाउन एनीबॉडीज थ्रोट। इन्होंने स्वीकारा है अपने जानबूझ के, आई मीन वॉलंटरीली, हैप्पीली स्वीकारा इन्होंने हमारे कल्चर को। चाइना में भी ये लोग हमें एम्बेसडर भेजते थे और कहते थे कि प्लीज आप अपने स्कॉलर्स को, हमारे अपने अपने विद्वानों को, पंडितों को हमारे यहाँ भेजिए ताकि हम भी आपका ज्ञान जाने। तो ये लोग वॉलंटरीली और हैप्पीली हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करते थे, और धीरे धीरे ये उनके कल्चर का भी एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा बन गया। फॉर इंस्टेंस जैसे जापान में कोई मानेगा नहीं कि उनका जो पूरा कल्चर है, इट इज ऑन अ बेडरॉक ऑफ इंडियन कल्चर। वहां पर आज भी सिद्धम स्क्रिप्ट का उपयोग होता है, ये बुद्धिस्ट मंत्रों का उच्चारण करने करने में और लिखने में। और सारे के सारे हिंदू देवी देवता जो है वहां पर उपस्थित है, अलग अलग जापानीज नामों से। चाइना में भी ये सिचुएशन है, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएशन है ये। और हमने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया कि आप हमारा कल्चर अपनाइए और उसको स्वीकार कीजिए। सो दैट इज कॉल्ड सिंक्रेटिक कल्चर। बाली में देखिए उनका अलग फॉर्म है हिंदुइज्म का, और अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म्स है बुद्धिज्म, हिंदुइज्म का। सो दैट इज जेन्युइन सिंक्रेटिक कल्चर। अब जो भारत में ये जो खिलजी आए, तुगलक आए, लोधी आए, गुलाम डायनेस्टी आई, इन्होंने कौन सा, आई मीन, अगर ये लोग बाहर से आए हैं, सो इट इज इनकम्बेंट ऑन देम टू, इफ दे वांट टू सेटल डाउन इन इंडिया, टू अब्सॉर्ब आवर कल्चर इनटू देयर लाइफस्टाइल। लेकिन ये तो हुआ नहीं, उन्होंने एक्चुअली उल्टा किया, इन्होंने रिवर्स किया। अब इतने सारे एग्जांपल्स है हमारे पास, एसेंशियली आर्किटेक्चर से मिलते हैं, और बहुत सारे अलग एग्जांपल्स है। एंड इट वाज ऑल डन बाय फोर्स, इट वाज डन बाय द स्वॉर्ड। सो ये जो हमें पढ़ाया जाता है पाठ, कि भाई इन्होंने आपका, दे हैव बिकम अस, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव डन टू, फॉर दे व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया। सो अनफॉर्चुनेटली उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने कुछ भी पॉजिटिव चीज कंट्रीब्यूट नहीं की है भारत में। उन्होंने तोड़-फोड़ की है, उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया है, उन्होंने जेनोसाइड किया है। अगर आप पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पिछले 1,500 वर्ष के, तो आपको आप 5 अलग सोर्स से देखिए, आपको हर एक सोर्स में दिखेगा कि अचानक से ड्रॉप आता है पॉपुलेशन में। भारत का पॉपुलेशन कुछ एग्जैक्टली मुझे फिगर्स याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ होता है, ऑलमोस्ट आधा हो जाता है 3 सेंचुरीज के अंदर। ये कैसे हो गया अचानक से हाफ? उस समय कोई इतना बड़ा, ये कोई क्लाइमेटिक सिचुएशन नहीं था, कोई फैमिन्स नहीं चल रहे थे। तो भारत का पॉपुलेशन आधा कैसे हो गया? कुछ 300 मिलियन से 120 मिलियन के आसपास। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इट इज नथिंग बट द साइन ऑफ जेनोसाइड। अगर हम एक्चुअली इसको टोटल करेंगे, तो मेरे अनुमान से कम 500 मिलियन इंडियंस की लाइव्स गई है, because of this because of the Turkic invasions and occupation of India. So it was not only cultural genocide, it was physical demic genocide.
और अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में इसका बिल्कुल एक एक मेंशन भी नहीं है। हमारा कोई हिस्टोरियन इस चीज में जाना नहीं चाहता है। आई थिंक इट इज वेरी इजी, अगर हम प्रॉपरली इसको एनालाइज करेंगे तो हमें फिगर मिलेगा कि हमारे कितने लोग मारे गए। सो दैट अनफॉर्चुनेटली इज द वर्स्ट जेनोसाइड द वर्ल्ड हैज एवर सीन, और इसको किसी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ जेनोसाइड। अगर आप बात करेंगे कहीं पे तो आपको बोलेंगे कि आप क्या बात कर रहे हो, देयर इज नो एविडेंस फॉर दिस, बट यू कैन सी द एविडेंस इन द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स of all the various historians, of all the various statisticians in the world, even economists. एंगस मैडिसन के फिगर्स देख लीजिए आप, और बहुत सारे और फिगर्स अवेलेबल है। सबका आप एवरेज निकालिए और देखिए कितना ड्रास्टिक ड्रॉप आता है पॉपुलेशन का। कहां से आया? कैन एनी हिस्टोरियन, कैन एनी एमिनेंट एक्सपर्ट एक्सप्लेन कि कहां से आया ड्रॉप एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस ड्रॉप? क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं था। सो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली किस डायनास्टी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है स्पेसिफिकली, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बहुत ही निगेटिव और बहुत ही डिलीटीरियस कंट्रीब्यूशन है भारत के ऊपर इन लोगों का। आपने एंगस मैडिसन का नाम लिया, और एंगस मैडिसन ने जो स्टेटिस्टिक्स दिए हैं और दिखाया है कि किस तरह से भारत जो था वो वास्तव में जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, और वर्ल्ड जीडीपी का एक समय 35%, और जब ये मुगल वगल आए तो उस समय भी 25% से ऊपर था। और उसके बाद क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आप एंगस मैडिसन के आंकड़ों से थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। एंगस जी, तो मैडिसन अगर कौन थे ये भी बताएं। हाँ, एंगस मैडिसन बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने एक्चुअली क्या किया कि पिछले 2000 वर्ष का हिस्टोरिकल सर्वे किया है। पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के अलग अलग देशों के और कल्चर्स और एम्पायर्स के और सिविलाइजेशंस के इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन किया है उन्होंने, और हिस्टोरिकल एनालिसिस किया है। आई थिंक ही इज अमेरिकन। सो उनका एक बहुत फेमस बुक है जिसमें ये सब स्टेटिस्टिक्स, सारा डेटा अवेलेबल है। और मेरे मेरे मानने में इन्होंने काफी सारे ओवर सिंप्लीफिकेशंस किए हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ उन्होंने अजम्पशंस ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से भारत का जीडीपी एक्चुअली कम दिखता है। अगर हम प्रॉपरली उसको करेंगे हमारे ओन मेथोडोलॉजी से, सो मेरा अनुमान है कि भारत का जो जीडीपी है इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जीडीपी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे और सिंप्लीफिकेशंस और अजम्पशंस किए जो दैट आर नॉट एक्चुअली करेक्ट। और ये सिर्फ पिछले 2000 वर्ष का उन्होंने एनालिसिस किया है। अगर हम उससे पीछे जाएंगे टू द फेज व्हेन इंडिया वाज इवन लार्जर, अगर हम सरस्वती सिंधु का फेज देखेंगे तो आई थिंक इंडियाज जीडीपी वुड हैव बीन 2/3 ऑफ द एंटायर जीडीपी इफ नॉट मोर। सो इट इज वेरी क्लियर कि इन्होंने जो एनालिसिस किया उससे बहुत साफ साबित होता है कि इंडिया वाज द preeminent economic power in the world. It was not only the oldest and greatest civilization, it was an economic superpower. And because of its economic superpower status, it was also a military superpower from time to time, जब भी भारत politically united हुआ था उस समय। So, उनके statistics के अनुसार भारत का economy for the first 1000 years after 0 AD was approximately 33-35% of the entire world's GDP. इतना बड़ा उनका भारत का economy था। और फिर धीरे धीरे स्लोली डिक्लाइन दिखता है हमें 1100-1200 एडी के आसपास से। फिर भी भारत का जीडीपी अंटिल द टर्किक इरा 1500 एडी के आसपास तक, अभी भी फिर भी भारत का जीडीपी सबसे ज्यादा था पूरे विश्व में। और फिर थोड़ा डिक्लाइन होता है और चाइना का जीडीपी ऊपर आता है, बट अराउंड 1700 समथिंग भारत का जीडीपी फिर से ऊपर आता है, और फिर क्रैश होता है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। सो सबसे पहला साइन जीडीपी के डिक्लाइन का आता है व्हिच कोइंसाइड्स विद द डिक्लाइन इन इंडियाज पॉपुलेशन विद द टर्किक इन्वेजन्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। तो तब से भारत का जीडीपी का डिक्लाइन शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो 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 इकोनॉमी है वो एक बहुत स्पेसिफिक इकोनॉमी है। आज कैसा है, वी हैव कैपिटलिज्म। आज क्या है कि बहुत जल्दी a company can become very powerful, very rich very quickly. A person can become a millionaire, even a billionaire in just 20-30 years. भारत का इकोनॉमी ऐसा नहीं था। it was not an extractive economy. आज क्या है कि what you have is you have this obsession for quarter upon quarter profit. आपको हर क्वार्टर प्रॉफिट निकालना है कैसे भी करके, एंड दे आर डूइंग इट एनी हाउ बाई डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। आप हर 6 महीने नया फोन लीजिए, हर 6 महीने नया टीवी लीजिए, कुछ आप ये कंजम्पशन करते रहिए और वेस्टेज करते रहिए। भारत का इकोनॉमी अलग था। वी मेड प्रोडक्ट्स दैट वुड लास्ट। आप एक मटका देख लीजिए फॉर इंस्टेंस, वो 5000 वर्ष तक प्रिजर्व
रहता है. So our economy was like that. It was built not on the destruction of the environment. तो अभी जब मुगल जब आ गए तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया. उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल जेनोसाइड किया, लोगों का जेनोसाइड किया, और बहुत सारा वेल्थ इन्होंने अलग अलग टर्की, आई मीन जो सेंट्रल एशिया है उधर बेच दिया, और कुछ और कंट्रीज को भी भेजते थे भारत का वेल्थ टू एनरिच देयर पीपल. तो धीरे या धीरे जो मक्का उनके मक्का मक्का भेजते थे, मक्का भेजते थे। अच्छा, मक्का भेजते थे, ठीक है, राइट, हाँ, ओके, मक्का सो मक्का या, भेजते थे। मक्का जो है वो हाँ, पूरा इनके वो जाते थे, ट्रिब्यूट जाते थे खलीफा ट्रिब्यूट को, जाते थे, और हाँ. उसके बाद फिर ये जो है वो जब आपके खिलाफत उस्मानिया आ गई तो वो टर्की भी भेजते थे। अच्छा, अच्छा, सो बहुत सारा बाद हमारा वेल्थ ऐसे में जाने लगा. हुँ, 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 हुँ। बाद में अकबर ने अपने आप को अ, खुद खलीफा बनाने के लिए वो जो दीन इलाही वगैरह जो सब किया था उसने, वो इसलिए कि वो खुद अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि सबसे बड़ी जो एम्पायर है वो तो उसी की है, सबसे रिचेस्ट उसी की है, सबसे बड़ी उसी की है, हर तरह से वो खलीफा से सुपीरियर है, तो उसको होना चाहिए खलीफा। तो वो जो आपस में जो झगड़ा हुआ था उसका, वो दीन इलाही और वगैरह सबको लेके, वो एक्चुअली झगड़ा जो था वो खिलाफत को लेके था। अ, अच्छा. लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि हज वगैरह में भेजते थे और सब करते थे, तो वो तो सब ये करते रहते लगातार, जब तक कि बिल्कुल औरंगज़ेब के टाइम पे शिवाजी महाराज इत्यादि ने उनको समाप्ति नहीं कर दिया तब तक। जी। जी हाँ, तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा एक्सप्लोरेशन हुआ हमारे हमारे इकोनॉमी का. और उन्होंने पॉलिसीज बहुत सारे बदल दिए. पॉलिसीज पहले पीपल सेंट्रिक हुआ करते थे, अब एम्पायर सेंट्रिक हो गए मुगलों के टाइम से, आई मीन टर्की रूलर्स के आने के बाद से. दे वुड एनरिच देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज एंड देयर मिनियंस एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल. और पीपल तो आई मीन उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो ऐसा ही है. इट इज एन इंपीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू. उसमें कोई पीपल्स वेलफेयर का कोई कंसेप्ट है ही नहीं. एवरीबडी एग्जिस्ट्स टू सर्व द एम्परर, एंड वही वही बात है. सो उनके सारे पॉलिसीज बदल गए. उसके बाद से धीरे धीरे फैमिन आने लगे, जो भारत में कभी फैमिन होते नहीं थे. आई मीन बिकॉज भारत में कभी कभी ड्राउट होते थे, लेकिन पॉलिसीज थे रूलर्स के कि देयर वाज मोर देन सफिशिएंट ग्रेन फॉर मल्टीपल ईयर्स. अगर आपका कोई क्रॉप्स हुआ ही नहीं तो भी हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स है 2-3 साल के लिए, ताकि कोई मरेगा नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो दैट इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी इंडियंस ऑलवेज हैड, इंडियन रूलर्स ऑलवेज हैड. मुगलों ने और तुर्कों ने ये सारे पॉलिसीज बंद कर दिए, बिकॉज ऑफ विच फैमिन्स बिकेम डेंजरस. फैमिन्स स्टार्टेड क्रिएटिंग हैवॉक इन दिस कंट्री. जैसे आपने कहा कि शाहजहां जब ताजमहल बना रहा था उस समय भारत में बहुत सिग्निफिकेंट और भारी फैमिन चल रहा था, बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज दैट दे हैड चेंज्ड. सो इनके पॉलिसीज की वजह से सब बदलने लगा. और दूसरी बात है कि इन्होंने ये जमींदारी सिस्टम लगा दिया. पहले ऐसा होता था कि एवरी इंडियन यूज्ड टू ओन देयर ओन लैंड, एंड दैट वाज अ सिस्टम दैट वाज गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. पीपल बिलोंग्ड टू द लैंड एंड द लैंड बिलोंग टू द पीपल, एंड दैट्स हाउ इट वाज. अभी इन लोगों ने क्या किया कि लोगों से जमीन छीन ली और जमींदारी सिस्टम इंपोज कर दिया, फ्यूडल सिस्टम, बिकॉज ऑफ विच देयर वाज मोर पॉवर्टी. सो ओवरऑल इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी उस समय, नॉट लाइक द ब्रिटिश टाइम जब वो पूरी क्रैश हो गई. लेकिन बिकॉज ऑफ द मुगल पॉलिसीज ऐसा हुआ था कि द इनइक्वालिटी ग्रू वेरी मच. इट स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी मच. सारा का सारा वेल्थ और पावर एक छोटे से सुपर एलिट के पास कंसंट्रेट होने लगा. पहले क्या था कि द एंटायर कंट्री वाज प्रॉस्परस. तो ये सब जो डिस्ट्रक्शन है ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट बेगैन विद द टर्किक इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. जो हजारों वर्षों से भारत का जो सोसाइटी इवॉल्व होके एक इक्विलिब्रियम पर पहुंचा था कि दिस इज हाउ वी लिव, दिस इज आवर वे ऑफ लाइफ, वो पूरा तोड़ दिया इन्होंने. they destroyed it and they reconfigured society by after breaking it. तो उसके रिपरकशंस हमें आज भी देखते हैं. भारत में कभी पॉवर्टी नहीं था. नोबडी वाज एवर पुअर, एवरीबडी हैड लैंड. आज किसके पास लैंड है? नोबडी हैज लैंड, नोबडी नोज वेयर दे आर टाइड टू. सभी लोगों का कोई एंसेस्ट्रल विलेज होता है, लेकिन वहां पर उनका क्या रिलेशनशिप है और क्या हिस्ट्री है किसी को पता नहीं है. सो ऑल ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन हैपेंड इन द पास्ट 1000 और सो ईयर्स. और आज भारत में जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये सब इन सारे प्रॉब्लम्स का रूट ये सब इवेंट्स है. आपको मैं चूँकि आपने सेंट्रल एशिया बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, और सेंट्रल एशिया में आपने देखा होगा कि फ्रॉम द एडवेंट ऑफ चंगेज़ खान, चंगेज़ खां के बाद से जो वहाँ पर जो सेंट्रल एशिया में जो सिस्टम्स बने,
तो वो जो सिस्टम्स थे और ये आपके बाबर वगैरह जो थे, इनके चंगेज खां के साइड से, फ्रॉम द मैटरनल साइड देव डिसेंडेड तो वो जो उस तरह के जो खानेत वाले जो सिस्टम्स थे, वो खानेत वाले सिस्टम्स क्या थे और इन्होंने उसको यहाँ कैसे ट्रांसप्लांट किया? यस, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये जो खान का जो सिस्टम है, खान मींस लीडर और रूलर। एक्चुअली क्या है इसका इसका ओरिजिन क्या है? जो 2-2.5 हजार वर्ष पहले आज से एक एक एथनिसिटी हुआ करती थी जिसे कहते थे द हुन्स, जिसे हम भारत में श्वेत हुन कहते थे। तो ये जो हुनिक लोग थे वो ईस्टर्न सेंट्रल एशिया से, जो आज का जो सिंजियांग रीजन रीजन है चाइना का, और मंगोलिया के ऊपर का नॉर्थ का जो रीजन है, वहां उनका एंसेस्ट्रल होमलैंड था। एज फार एज वी नो, दैट इज द ओल्डेस्ट हिस्ट्री दैट वी हैव। तो ये जो हुनिक लोग थे, उनके डिसेंडेंट्स और उनके ऑफशूट से दो एथनिक ग्रुप्स आज के, वन इज द मंगोलियन पीपल एंड अदर इज द टर्किक पीपल। तो ये दो जो एथनिक ग्रुप्स है, दे आर द ऑफशूट्स ऑफ द एंशिएंट हुनिक पीपल। अभी जो हुनिक लोग थे, उनका जो सिस्टम था कि देवर नोमैड्स, ये नोमैडिक लोग थे, और उनका जो कल्चर था वो एक पॉलीथीइस्टिक कल्चर था। तेंग्रिज्म जिसे कहते हैं, हर चीज को इज्म बना दिया है आजकल। तो उनका जो जो मेजर देवता था, उनका नाम था तेंग्री। इट इज अ पॉलीथीइस्टिक सिस्टम क्योंकि उसमें एक फीमेल भी है, जो मदर उमाई, स्काई फादर इज तेंग्री एंड द अर्थ मदर इज उमाई, एंड देयर इज अ होल पैंथियन ऑफ गॉड्स अराउंड देम। तो ये उनका कल्चर था। और उनका जो इट्स अ कंप्लीटली प्योरली नोमैडिक कल्चर। और उनके जो लीडर्स थे उनको खान कहते थे ये। तो मंगोलिया में भी खान कहते हैं, और ये तुर्कों में भी खान कहते हैं उनको। और बहुत सारे पैरेलल्स है टर्किक और मंगोलियन कल्चर के। अभी मंगोलिया और टर्की अलग हो गए। जो तुर्किक लोग थे वो पूरे सेंट्रल एशिया में फैल गए बिकॉज देवर नोमैड्स, और उनका कल्चर अलग अलग फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हुआ। कुछ मोस्टली सब बुद्धिस्ट बन गए थे ओरिजिनली। कुछ कुछ जो काबुल शाही बने वो हिंदू भी थे, एंड दे एक्चुअली डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम द इस्लामिक इन्वेजन्स इनिशियली, राइट। तो बहुत सारे ऐसे तुर्क जो जो हुन थे वो भारत में बस गए। श्वेत हुन, व्याघ्रमुख नाम का एक किंग था, और बहुत सारे और लोग थे। उनमें कुछ बुरे भी थे लेकिन मेजोरिटी अच्छे थे। जैसे कि कौन था, मिहिर कुल, ये बहुत बुरा आदमी था। ही वाज एन एथीइस्ट और उसने सबको परसिक्यूट किया था, एंड सो ऑन। तो ये जो खानित का सिस्टम है, इट इज द ट्रेडिशनल लीडरशिप सिस्टम ऑफ दीज वेरियस ट्राइब्स। अभी क्या हुआ था कि जो मंगोलिया में बहुत वर्षों तक, बहुत सदियों तक चाइना ने उनको परसिक्यूट किया, उनको ऑपरेस किया। फिर एक महान खान निकल के आया, चिंगिस खान, जिसने पूरे के पूरे जितने भी अलग अलग मंगोलियन ट्राइब्स थे उन सबको यूनाइट किया। और उसने उइगुर्स को भी उसके उसमें अंदर ला दिया, और कुछ टर्क्स को भी उसके अंदर ला दिया। और ही क्रिएटेड द ग्रेटेस्ट एम्पायर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। अब क्या हुआ कि इतना बड़ा एम्पायर एडमिनिस्टर करना विदाउट टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल था। तो धीरे धीरे आफ्टर द डेथ ऑफ चिंगिस खान, दो तीन जनरेशन के अंदर ये जो खानित थे वो अलग अलग टूट गए, और उसके जो डिसेंडेंट्स थे अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अब बहुत सारे टर्क्स के साथ मिल गए सेंट्रल एशिया में, एंड दे बिकेम मुस्लिम्स। एंड दैट इज हाउ दिस क्लेम अराइजेस, जो बाबर ने किया था कि भाई मेरी मैटरनल साइड से चिंगिस खान से डिसेंट है। इट इज मियरली अ क्लेम, इसका कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं है। तो हिस्टोरियंस इस क्लेम को रिपीट करते रहते कि ही वाज डिसेंडेड from Timur on his father's side and Genghis Khan from his mother's side. It is simply a claim. अगर कोई upstart रूलर है जो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है, so he will try his best to claim great ancestry. तो मे बी इट वॉज जस्ट दैट, इट वॉज नथिंग एल्स, बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट। तो ये सब खान थे, छोटे मोटे खान थे। और एक महान खान था चिंगिस, उसके बेटे दो तीन थे, और उसके कुछ डिसेंडेंट्स थे जो भी बड़े बड़े खान थे। और धीरे धीरे और जब ये मंगोल्स ने इस्लामिक वर्ल्ड को कॉन्कर किया, तो ये सारे मंगोल ट्रेडिशंस इस्लामिक वर्ल्ड में आ गए। So that is why the name Khan became a prestigious surname in the Islamic world, because the Khans were the great rulers, the great Mongols. तो धीरे धीरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो भी अपने आप को रूलर या लीडर कहते थे वो अपने आप को खान कहने लगे। और इसलिए आजकल अनफॉर्चुनेटली डजंट मैटर, बट पर्शिया में, इवन इन टर्की एंड और इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ये जो खान सरनेम है काफी प्रिवेलेंट है अमंग मुस्लिम्स। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स सरनेम और अ टाइटल, लेकिन खान बहुत कॉमन नेम देखने में मिलता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ खान। उसका जो हिस्ट्री जो है वो ये है जी। और जब ये कल्चर यहाँ ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि आपने बताया ये नोमैडिक थे,
तो ये जो नोमैड्स थे, जो नोमैड्स जो हैं वो यहाँ आके, भारत में आके अचानक गंगा जमुनी तहज़ीब के पायोनियर कैसे बन गए? ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वैसे ये जो 2 जो नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है। ये हमारी नदियाँ हैं। गंगा मतलब माता गंगा और यमुना मतलब यमुना वाज़ द ट्विन सिस्टर ऑफ यम। शी वाज़ द डॉटर ऑफ द ग्रेट सूर्यदेव, राइट? तो यमुना मतलब यमी या यामिनी। तो सो दीज़ आर आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज। अब भारत क्या है? भारत इज ए रिवर वैली सिविलाइजेशन। लोग बात करते हैं इंडस वैली की। अरे भाई, हर नदी की एक वैली है और आवर सिविलाइजेशन इज सेंटर्ड अराउंड दीज रिवर वैलीज। पूरा का पूरा भारत जो है, इट इज अ रिवर वैली सिविलाइजेशन, एंड दीज आर टू ऑफ आवर मोस्ट सेक्रेड रिवर्स, गंगा एंड यमुना। अभी सरस्वती तो चली गई, शी इज स्टिल अंडरग्राउंड समवेयर। तो ये बात है। तो अभी सो आजकल कहते हैं कि भाई गंगा जमुनी तहजीब कोई चीज है। मुझे मुझे आज तक उसका कोई एविडेंस दिखा नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस गंगा जमुनी तहजीब तहजीब? आई मीन, गंगा और यमुना के साथ आई एसोसिएट हैव अ करना है थियरी किसी भी। जी आई बोलिए। हैव अ थियरी मेरी थियरी है कि ये जो भी इन्वेडर्स थे वो सारे के सारे जो थे, इनका जो सारा एक्सट्रैक्टिव और एक्सप्लॉइटेटिव जो सारा का सारा सिस्टम था, वो जो था वो गंगा जमुना के दोआब पे सेंटर्ड था, क्योंकि ये दिल्ली में रहते हम्म थे आके। हम्म इट वाज बेसिकली इनकी जो भी रूलरशिप थी वो दिल्ली के आसपास ही रहती थी, तो वो हम्म। इनका पूरा जो वेल्थ था वो इस गंगा जमुना के दोआब से आता था। तो बस उसी को ये गंगा जमुनी तहजीब का मतलब उनका खुद का जो दरबारी कल्चर है वो, क्योंकि पूरे गंगा जमुना के दोआब में आप देखें हैं, दी होल प्लेस इज लिटर्ड विद दीज अरबो पर्शियन नेम्स। वहाँ पे ये हम्म खास तौर से ये सारे आपको पर्शियन नाम मिल जाएंगे। आप निकलते ही आपको गाजियाबाद मिलेगा, आगे चलते ही तो आपको मुजफ्फरनगर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मुरादाबाद मिल जाएगा, फिर उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे तो आपको शाहजहानपुर मिल जाएगा। तो हम्म। इस तरह से आप जिधर चलेंगे फर्रुखाबाद मिल जाएगा आपको, फतेहगढ़ मिल जाएगा आपको। तो पूरे गंगा जमुना दोआब में इन्होंने ये जबरदस्ती का एक जिसको कहते हैं कब्जाशाही जिसको बोलते हैं, तो ये कब्जाशाही इनकी जो सबसे ज्यादा थी अगर कहीं पर, तो या तो वो पंजाब में थी और या फिर हम्म। गंगा जमुना और दिल्ली वाले जो थे वो गंगा जमुना के दोआब पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो गंगा जमुना दोआब में जो इन्होंने अपनी एक मोनोपोली, एक हेजीमनी बनाई, उसको ये गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। मतलब इनका दरबारी कल्चर, इनके यहाँ के जो आप कहते हैं कि जो जिसको हम बोल सकते हैं कि इनके दरबार में जिस तरह का भाई बहनों की शादियां हो जाती हैं और आपस में क्या है वो बड़े बड़े हरम होते हैं, उसमें हिंजड़ों को रखा जाता है। सॉरी, आज के ज़माने में कहना गलत है, तो एलजीबीटीक्यू को रखा जाता था। तो ये जो है, ये है गंगा जमुनी तहजीब में, गंगा जमुना दोआब में अपनी बादशाहत कायम करके और वहाँ पर अपना एक जो परवर्टेड सिस्टम लागू करना। मेरे विचार से तो इसको शायद गंगा जमुनी तहजीब कहा गया था, जिसको आजकल के लोग बगैर मतलब रोमांटिसाइज करते हैं। यस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जो आपने कहा। इट डेफिनेटली लॉजिकली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये उनकी, लेट्स से ये उनकी तहजीब थी, कल्चर था, व्हाटएवर, इट वाज बेस्ड इन द गंगा जमुनी दोआब। सो व्हाई इज इट माय कल्चर? व्हाई इज इट माय हेरिटेज? हमें क्यों ये तो इसको हमारे ऊपर थोपी गई है, चेरिश हमारा करना है? कल्चर तो है ही नहीं है। तो है नहीं ना। तो सो व्हाई बिल्कुल, शुड वी चेरिश चेरिश दैट, वैल्यू दैट एंड ऑनर दैट? हमारा तो है बिल्कुल ही नहीं नहीं करना कल्चर। चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो हाँ। तो ये है खाली हमको वो बनाते हैं ये कह के, किससे कि गंगा जमुना का नाम ले लो तो ये लोग जो हैं ये पिघल जाएँगे, क्योंकि गंगा जमुना के लिए बहुत आदर है इनके मन में। लेकिन अब लोगों ने बेवकूफ़ बनना बंद कर दिया है, और ख़ास तौर से जयपुर डायलॉग्स वालों ने और आपके अभिजीत छाबड़ा चैनल वालों ने तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ बनना बंद कर दिया है। अब इनको हर बात पे चैलेंज करते हैं। और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो धड़ाधड़ पूछते जाइए, क्योंकि अभिजीत जी जो हैं वो क्वेश्चन देने में क्वेश्चन आंसर में एक्सपर्ट है।
मेरे से भी ज़्यादा करते हैं, मैं तो हफ्ते में 1 बार करता हूँ, लेकिन ये तो लगातार करते रहते हैं। जी। तो ये बात है कि ये जो तहज़ीब या व्हाटएवर जो है, इट इज़ फाइन, लिसन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडीज़ कल्चर, लेकिन ये भारतीय लोगों का कल्चर नहीं है। आई मीन कुछ भारतीय लोग इसको मानते होंगे, इट इज़ फाइन, वी रिस्पेक्ट दैट, इफ यू वांट टू बिलीव इट। लेकिन ये व्हाई इज़ दिस, व्हाई इज़ देयर a concerted effort to shove it down people's throats and say that this is something that is part of India's heritage? अरे भाई कहाँ से हमारा heritage है भाई? It is not our heritage. It has not grown out of India from the soil and the people of India. It is something that has been shoved down our throats. Our region was hijacked, Ganga, Yamuna, Doab, and over there ये सब इन्होंने किया है. It is called colonialism. It is called settler colonialism. For instance, अगर हम बोलेंगे कि the Catholic religion or what Protestantism is the heritage of the Native Americans, वो लोग मानेंगे क्या? Obviously not. It has nothing to do with their culture. It has been imposed upon them. Their land has been stolen from there or them, and this foreign transplanted culture has been placed over there. So it has nothing to do with the Native Americans, the true natives of the land. Similarly, हमारे लिए जो गंगा जमुनी तहजीब जो भी इसको कहते हैं, it has nothing to do with us. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे टेक्स्ट बुक्स में आई थिंक ये सब पढ़ाते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. So that is regrettable, and something needs to be done about that, clearly. जी। और आजकल आप देख रहे होंगे, विशेषकर जब इनका जो इतिहास जिस तरह से हमें पढ़ाया गया, ख़ास तौर से एक जो एक हिंसक इतिहास है पूरा इस इरा का, इस इस्लामिक इरा का जो हिंसक इतिहास है, इसको कई तरह के हिस्टोरियंस ने, आज ही हम बात कर रहे थे कि सैयद तहर अब्बास रिज़वी ने पूरी इनकी जो किताबें हैं, इनके जो क्रॉनिकलर्स हैं, उसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी उसका अनुवाद होके और उपलब्ध है वो। साथ में एलियट और डाउसन ने पूरे के पूरे उसके ऊपर वो लिखे, और इनका जो पूरा जो राज था, वो एक तरह से कलंकित हो गया। और फिर इस कलंक को धोने के लिए फिर हमारे जो मार्क्सिस्ट थे इतिहासकार, उन्होंने ज़बरदस्त प्रयास किया, और मुझे लगता है कि मोहम्मद हबीब वाला जो है अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री था, उसके साथ उससे शुरू होके और आज से 10 साल पहले तक तो ये अत्यंत सफल रहे। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने हमारे इतिहास को दूषित किया? ये तो एक लंबा, काफी पुराना प्रोजेक्ट है. आई थिंक ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 से ये पूरी कहानी शुरू होती है. फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे चॉइसेस हमारे सो कॉल्ड लीडर्स, जिसे कहते हैं हमारे फाउंडिंग फादर्स, तो हमारे जो ये फाउंडिंग फादर्स जो थे, सो कॉल्ड तथा कथित फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने कुछ कुछ ऐसे चॉइसेस लिए जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है. सबसे पहला चॉइस था कि दे मेड हिंदी डी फैक्टो नेशनल लैंग्वेज. ये हिंदी जो भाषा है, इट इज आई थिंक नॉट सूटेड एट ऑल टू बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉलोनाइज्ड भाषा है. इट इज द लैंग्वेज विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंसिडेंसेस ऑफ फॉरेन वर्ड्स, whether it is Turkic words or Persian words or Arabic words. सबसे पहली बात ये की उन्होंने. फिर उन्होंने जो कैलेंडर लिया, वो फॉरेन कैलेंडर लिया, वेस्टर्न कैलेंडर लिया. आई थिंक डॉक्टर अंबेडकर खुद कहता था कि वी शुड हैव टेकन द इंडियन कैलेंडर एंड द संस्कृत लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज. यस, यस, तो यस, यहाँ यस, यस, से, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं बिल्कुल जी, कहता हूँ कि जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुआ, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का इन्होंने निर्णय लिया, जिस पर विरोध हुआ। यदि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लेते, तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती। हिंदी आज तक नहीं बन बिल्कुल, पाई। वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। जी जी, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सबने विरोध किया। हिंदी जो है, वो जिसको कहें कि सबसे कम उम्र वाली भाषा है, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल. हम आज हिंदी के रूप में जानते हैं और जिसको हम हिंदी के रूप में इस समय बोल रहे हैं। ये जितनी भी भारतीय भाषाएँ हैं, उसमें सबसे कम उम्र की भाषा है। और ये हमारी बहुत सारी अपभ्रंश थे, हमारी ब्रिज थी, हमारी अवधी थी, वो उसको मिला के वही एक खड़ी बोली जो दिल्ली में मुगल दरबार में बोली जाती थी, उसको हिंदी का लेके और उसको हिंदी बना के पेश कर दिया। इसीलिए हो सकता है हम्म. ये भी गंगा-जमुनी तहज़ीब में शामिल है वैसे हिंदी।
एक बात बता दूं आपको, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बाद में इसमें संस्कृत को इम्पोर्ट करके और बहुत सारे विद्वानों ने इसको ऐसा बना दिया, कम से कम जो ये भारतीय लगने लगी, नहीं तो ये तो पूरी तरह से जब पर्शियन थी। जी हाँ, तो ये सारे डिसीजंस उन्होंने लिए, उसके बाद से ये सारा सारा काम शुरू हो गया। इट बिकेम ईजी फॉर देम। पहला हिंदी को अपनाया इन्होंने एज द डी फैक्टो नेशनल लैंग्वेज। दूसरी बात है कि इंग्लिश को कभी निकाला ही नहीं। सो इंग्लिश इज स्टिल द मेजर वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया। और आजकल तो बहुत ही प्रेस्टिजियस लैंग्वेज हो गई है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते तो आपका प्रेस्टीज कम हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। सो इंडिया स्टेट कॉलोनाइज्ड, पर सारे सिस्टम्स वही रहे, सब कुछ वही रहा। सो इंडिया रिमेन्ड कंप्लीटली कॉलोनाइज्ड। और फिर क्या हुआ कि जो मार्क्सिस्ट बेंट वाले जो हिस्टोरियंस थे, उनको दरबारी हिस्टोरियन बना दिया, बिकॉज दे वर विलिंग टू सर्व एनी मास्टर and they were willing to go along with the political agenda of the ruling dispensation of the ruling regime. So they became very useful tools in keeping India colonized. अगर भारतीय लोग colonized रहेंगे तो उनको रूल करना easy है. It's as simple as that. अगर आप decolonize हो गए, then you will become rebellious, then you will know your real history. और फिर आप ये सब झूठ के बेसिस पर वोट नहीं देंगे and all that. So it was very important for them to keep the people of India colonized, to keep them like sheep. And the Marxist historians played a very major role in that. हमारे सारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स इन्होंने लिखे, आई थिंक स्पेशली फ्रॉम द 1970s, मिड 70s ऑनवर्ड्स, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया हमारे पूरे करिकुलम पे। और आजकल तो आप देखेंगे कि आईआईटीज में भी ह्यूमैनिटीज के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स उभर के आ गए हैं, एंड दे आर फिल्ड विद दीज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस एंड मार्क्सिस्ट एकेडमिक्स। सोशियोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिस्ट्री है, और पता नहीं क्या क्या नए जेंडर स्टडीज के भी डिपार्टमेंट्स निकल के आ रहे हैं। सो दीज डिपार्टमेंट्स, दीज ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट्स, the history departments, they ensured कि एक पूरा इंडोक्ट्रिनेशन हो जाए भारतीय लोगों का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंप्रेशनेबल। और फिर एक बार आप फॉर्मेटिव ईयर्स में ये सब इंडोक्ट्रिनेशन लेके बैठ गए, देन योर एंटायर लाइफ यू विल थिंक द सेम वे। सो इसलिए उन्होंने ये सब किया, एंड इट वाज ऑल डन बाय द रूलिंग रेजिम ऑफ ऑल दिस डेकेड्स। और उसका आज हम फल भुगत रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आज भी हम कोई इतना अधिक चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी अभी जैसे मैंने कहा, आईआईटीज में तो और बढ़ रहा है ये सब। I mean, why are there humanities departments in the Indian Institutes of Technology? इसमें टेक्नोलॉजी वाली कौन सी बात है? और अगर अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट देखेंगे, आईआईटी वॉटेवर, आईआईटी दिस और आईआईटी दैट, तो दे आर पोर्ट्रेइंग ह्यूमैनिटीज एज साइंसेज, सोशल साइंसेज। अरे कहाँ से साइंस हो गया ये? सो ये एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एंड लाइक यू सेड, ये जो मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस है, दे आर मर्सनरीज and they are all anti-India. They're all enemies of India, whether you see it one way or the other. And they have played a very, very big role in perpetuating these myths. कि भाई गंगा जमुनी तहजीब भारतीय संस्कृति है, and it was a very good thing for India. I mean, गंगा जमुनी तहजीब का कौन सा manifestation in line with Indian values है? I really wonder. So, but as long as you don't think, you don't ask questions, you will believe it. And our education system tells you, it forces you to not ask questions ever. So, works well. क्वाइट राइट सर। मुझे लगता है कि अब हम दर्शकों के प्रश्नों के ऊपर चलें। उनसे दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप और भी जो क्वेश्चंस पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमको आप सपोर्ट करें और हमको आप फॉलो भी करें। प्रश्न Shri Harsha, Namaste sir. Shashi Tharoor was probably talking about polygamy. Islam allows polygamy, slave, etc., and he married multiple times. Very good observation. Very good observation, Shri Harsha. भास्कर पुरोहित, धर्म करे हर हर गंगे, मजहब करे घर घर दंगे। वाह, ये तो दिस इज अगेन वर्थ नोटिंग। भास्कर जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही, हर हर गंगे घर घर दंगे। वेरी गुड। रॉबर्ट कूल जी कह रहे हैं, अरे महोदय, मुगल तो बड़े बुद्धिमान थे, जनसंख्या आधी करके जीडीपी पर कैपिटा दुगना कर दिया। बताइए कैसे आप उनका महिमा मंडन ना करें? हुजूर आला का एहसान तो माने। Good observation.
अभिषेक, वामपंथी कहते हैं कि मराठे, राजपूत और मुगल अपने अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ रहे थे, इसमें कुछ गलत नहीं। इस तुलना पर चावड़ा जी का क्या तर्क है? जी, अनफॉर्चुनेटली उस समय क्या था कि भारत एक पॉलिटिकली डिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट था, एक पॉलिटिकली डिवाइडेड सिविलाइजेशन थी उस समय। और अगर भारत का स्केल इतना बड़ा है, इट इज एन एंटायर सब कॉन्टिनेंट, अगर आपको प्रॉपरली उसको गवर्न करना है, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इट इज वेरी इजी टू ब्रेक अप द कंट्री। तो उस समय यही चल रहा था। अगर आप छोटे छोटे लीडर्स को बिठाएंगे अलग अलग जगह पे, देन दे विल इंडल्ज इन पेटी राइवलरीज, इन पेटी पॉलिटिक्स। तो अनफॉर्चुनेटली उस समय ऐसा कोई बड़ा लीडर था नहीं। नोबडी ऑफ द स्केल ऑफ समुद्रगुप्त और कनिष्क और चंद्रगुप्त और इवन शिवाजी महाराज, ऐसा कोई महान लीडर उस समय था नहीं। अच्छे लीडर्स थे, अच्छे राजा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया, एंड दैट्स व्हाई वी वर रूल्ड बाय फॉरेनर्स। जी। नेक्स्ट, अभिजीत सुधाकर, व्हाट्स द ट्रूथ अबाउट मुगलाई खाना? नहीं, इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं इसका इतना, आई मीन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मुगलाई खाना। आई एम नॉट श्योर वो एग्जैक्टली है भी क्या। बिरयानी का तो आई कैन टेल यू दैट इट्स नॉट अ फॉरेन डिश। इन्होंने कुछ फॉरेन मीट वीट डाला होगा उसमें, लेकिन इट्स एन इंडियन डिश, बिकॉज इसमें सारे स्पाइसेस इंडियन है। राइस जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो भी इंडियन है। मुगलाई खाना तो आई एम नॉट रियली श्योर, सो कांट आंसर। हाँ, मुगलाई खाना भी इसी तरह की चीज़ें हैं उसमें। बेसिकली ये भी दिखा दिया गया है कि हमारे जो पुराने जो ग्रंथ थे उनमें से जो आपके मीट डिशेस जो हैं उनके डिस्क्रिप्शंस आए हुए हैं अच्छे खासे। और मसाले तो उनके यहाँ होते नहीं थे, मुगलाई खाना कहाँ से आ गया? ये भी एक बात है। डिड दे हैव एनी स्पाइसेस? अगर सेंट्रल एशियन डिशेस देखेंगे आप तो बहुत ब्लैंड है, उसमें कोई स्पाइसेस जैसा कुछ तो है नहीं। वेरी सिंपल, वेरी बॉइल्ड फूड ऐसा सब है वहाँ पे। सो ये जो भी स्पाइसेस है वो सब इंडियन ही है। सो हाउ कैन इट बी अ फॉरेन फूड? इट्स ऑल इंडियन। यहाँ पर आके उसके ऊपर अपना ब्रांड डाल दिया इसी तरह से, जैसे किसी के घर हाँ, पे वही कब्जा कर लो। ब्रांड। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, वो दे बिकेम अस, वो आए, हमारे घर पे कब्जा कर दिया, हमको उठा के आउट हाउस में डाल दिया और ये कहा कि अब हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सो दे बिकेम अस, वो वाला लॉजिक है। नेक्स्ट, रोहित, मुझे लगता है माँ बहनों को गालियां और इस तरह की गालियां भी इन्होंने ही दिया, क्योंकि गाली तलाक जैसे शब्द हमारे कल्चर में मिलता नहीं है। एनी आइडिया? पॉसिबल, मैंने गालियों के ऊपर तो इतना रिसर्च नहीं किया है, बट या इट्स क्वाइट पॉसिबल। हमारे कल्चर में ऐसी गालियां तो आई एम श्योर नहीं होगी, आई एम श्योर। हाँ, माँ बहन के साथ रिश्ते बनाने का तो कल्चर इन्हीं के यहाँ होता था, हमारे यहाँ तो होता नहीं था। नेक्स्ट, Mr. Tapas Shah, Abhijit, please do episodes on one detailed history of Bengal, two detailed food habits across India in history. ठीक है सर, थैंक यू फॉर द सजेशंस। आई विल लुक इनटू दीस थिंग्स एंड होपफुली आई विल डू दैट। थैंक यू। नेक्स्ट, श्री गंगा जमुनी तहजीब झूठ है, इसी बहाने गंगा तुम्हारा यमुना हम रखेंगे वाली स्ट्रेटजी है, दोनों हमारे ही हैं, बुड़बक मत बनिए। थैंक यू। नेक्स्ट, चाहत सिंह चौहान, they became us and took Pakistan, enriched us by jizya. या Good observation. Next, Sandeep Baja, Qutub Minar must be renamed as Dhruva Stambh or Vishnu Stambh, its original name, as set up by astronomer Varahamir for pole star Maharaja Vikramaditya. Any observation? यस, इट इज अ गुड आइडिया टू रिक्लेम आवर हेरिटेज। जो भी कॉलोनियल नेम्स हमें दिए गए हैं, वी नीड टू स्लोली फेज देम आउट। दैट्स द ओनली वे वी कैन रीअवेकन आवरसेल्व्स। Quite right. Next, Krishna, the conversion movie is not being shown in the US theaters. They are giving reasons like movie file corrupted. What a joke to call US country of liberalism. I don't know, because when they were having their premiere in Delhi, even there they had problems. So I am not so sure that the आई सी। US theaters are what they're saying is not true. Interminable Odyssey, Namaskar. I always appalled by what our Indian mass was doing when they distorted our history.
How come our people forgot the sacrifices of great Maharajas overnight, which were recent events at that time? See, it's like this. When you are starving, when you cannot get food for one time a day, then you will have no time to think about rajas and maharajas and greatness of your ancestors. You will be worrying about getting food for the next meal. And they starved India for 300 years, the British. And even after 1947, we were starving for until the 1990s. So इन्होंने ये strategy अपनाई to make us forget, to make us focus on just surviving. अगर आप survival का भी आपके पास ये certainty नहीं है, तो आप कैसे सोचेंगे राजा और महाराजाओं के बारे में? It's as simple as that. Right. Next. Chahat Singh Chauhan, let's voice for Hamadani and Hazrat Bal Masjid too. Slowly. Let's go slow, not so fast. Oneness ACG. Is there a connection with the insertion of the word secular in the Indian constitution and Marxist historians? Should it not be replaced with plural? Even Dr. Ambedkar objected to it. I'm not quite sure. The word was inserted in 1975 or something like that during the emergency. I'm not sure if the Marxists were involved in that. It is possible, but we don't have the evidence, so I cannot really comment on that. Should it be replaced with plural? Or by plural, replacing one word with another will make very small impact. What we need is a new constitution with Indian values enshrined in it. That's what we really need. इधर उधर छोटे मोटे शब्द बदलने से कुछ नहीं होने वाला है. Right. Next one. Shri Harsha Abhijit sir, RSS DNA theory is mostly unacceptable. Majority Muslims genetically have paternal invader DNA and maternal Indian DNA. Not necessarily. So Not all of them have been impregnated by the foreign invaders. A lot of them have been converted as a what is called mass stock. Example I will give that a lot of our what is called the working classes, they got converted due to the force of jizya, because if they became Muslims, then they wouldn't have to pay jizya that economic compulsion forced them to convert. So you see these, especially the julaha, for instance, these textile. Sorry, I'm talking about the textile workers. They converted en masse in a lot of places because of these compulsions. So I would not agree with you. Mahindra Kanupuri. Hello, sir. Is it safe to assume that ignoring natural order in Abrahamic religion is the root cause of problems in society? Good question. I'm not quite sure what it means. Which natural order are we Talking ignoring? about the Indian system of honoring rhythm. We go along with the rhythm, in consonance with the rhythm, and Rita, Satya, and Dharma. That is the basis of the Sanatan Dharma, and Hmm. we that is why we worship everything in nature, and we take it as a manifestation of the Supreme. Whereas they take nature as something that is for enjoyment, because that is what is written in Yes, their books. So yes, yes. that's I think the question that he's asking. Yeah, so I totally agree with that. They view nature as a resource to be exploited and enjoyed. We see nature as a form of divinity. It is our mother, and because they see it as a resource to be exploited and destroyed, that's why the earth is being destroyed today. All the problems that we are seeing today, the pollution, the deforestation, the destruction of the oceans, ये सब इसी का जड़ है. I mean, इसकी जड़ यही सब है. Viraj Saloke, Abhijit sir, your thought on so-called historian Rumila Thapar literature. I think my views about Lady Thaparji are very well known. I mean, she is not a historian; she's a distorian. It has been proven many times. I mean, there is one very famous example in which she tried to misportray a Vedic text to mean that there was a migration eastwards instead of westwards.
It is very clear what the Sanskrit text is saying in the Bodhayana Shrota Sutra that Amavasu migrated westwards. उन्होंने ऐसा translate किया कि he migrated eastwards. So this was clear, deliberate distortion. So that is just one example. We can find lots of other examples. So it's very clear that she's an agenda-driven person, nothing else. Right. Next. Aditya Pratap Singh, Mr. Abhijit Chavda, I just love your knowledge and I am a fan, biggest fan. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Arshad Malve. FYI, the department I studied in SPPU, Department of Defense and Strategic Studies, comes under Humanities faculty, where they taught shitty ideology to us. I left, wanted to do PhD. That's terrible. Very sad to see this. It's just another example of how terrible the education system is, and that it forces people to leave. Terrible. I'm really sorry that this happened to you, sir. Next. अभिजीत सुधाकर, जोधा अकबर डायलॉग, मुगलों ने भारत को अपना घर बनाया, इसे प्यार दिया. Arre, thank you so much. We we are blessed. इतना प्यार मिला. अभिजीत जोशी, ये कौन सी धूर्तता है बंगाली इतिहास की जहां मुगल महान है और मराठा आतताई. हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि आई सी लॉट्स ऑफ पीपल एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट द मराठास वर लाइक वेरी इविल पीपल एंड दे डिड ऑल काइंड्स ऑफ अट्रोसिटीज इन बंगाल. ये पता नहीं कहाँ से सब आया. आई एम श्योर देयर वाज they did atrocities to the Muslim rulers. And unfortunately, the present day Bengali identifies himself with Siraj-ud-Dawla. Yeah, They it's very think that unfortunate. I mean, Clive defeating Siraj-ud-Dawla, according to the general Bengali opinion, was a great tragedy. Whereas yes, yes. according to me and according to most people who go deep into it, it was actually a blessing for the Hindus. And it was the Hindus who actually got Mir Jafar to front that rebellion against Siraj-ud-Dawla, and they took the British help. That it went wrong is a different matter, but Siraj-ud-Dawla was deposed, and because he was so oppressive, and he was so oppressive that he would enter into the ladies' quarters of his own darbaris, his own courtiers, and I see. misbehave with them and ravish them. So that kind of a person needed to be thrown out. But then somehow the Bengali mind is such today that it identifies with all the what is called. There was no Jamuna there, so maybe Ganga Damodar tehzeeb. Vibhanshu Patel, what is the solution of al-taqiyya that modern Islamists do and we easily forgive them, assuming all are equal? All are not equal. I suppose the solution to all problems is that they should be better educated and they should be aware of how the world works. I mean, realism, pragmatism, realpolitik. Quite right. Keep watching Jaipur Dialogues and Abhijit Chavda's channels. हेवेंद्र कांगरवाल, अकबर ने मान सिंह जी को अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए क्यों चुना था? क्या वो युद्ध जीतने के बाद भारत का लुटा सारा सोना भारत ले आए थे? Man Singh ji, essentially, he was an employee of this guy Akbar. He was beholden to Akbar. He was obviously somebody who made a compromise with his values and his culture, and he worked for Akbar. So, अगर वो कुछ भी वहां से लुटा वापस वहां से जीत कर लेके आए, तो it was for the benefit of Akbar and not for the benefit of India. So it's very clear about that. Yeah, but I think even Man Singh ji need to be reassessed, because a lot of new evidence is coming, which actually put him in better light, because by making some kind of a compromise with Akbar, but he was very, very fiercely protective of the Sanatana Dharma also. So I think there's some kind of a reassessment required, and it's going on right now. जय हिंद. संजीव सर, आपको मेरा प्रणाम. आपके शो से बहुत कुछ जानकारी मिलती है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद आपको भी. Oneness ACG, who is going to propose a new constitution? Is there any work going on that, or just rejection of the present form?
I don't see anything happening right now in the in the near to short term future. I mean, I don't even know how one would go about creating a new constitution. Is there a provision in the current constitution to allow a new constitution to replace it? I'm not sure, but I am sure when the time is right, when there is sufficient strength, it will be done. But in the near future, it's not possible, in my opinion, Well, at least. I have a draft which I will disclose at the right time. Right. Kunal Singh, why is majority BJP in parliament not scrapping places of worship act? Do you think it would be the right move? Of course, it would be the right move, but then uh, there are a lot of secular people, even in the BJP. Harshal Shirsat, what will happen after finding Hindu temple is present after Taj Mahal, Mathura Mosque, and Dhruv Stambh? Big fan. You're a big fan. I would say one would have to find it first, and then we can see what is to be done as per the legal provisions, I suppose. I guess we will cross the bridge when we come to it. Yeah. Rohan, in Islamic world, who is considered superior, Arabs or Turks? Arabs, obviously. What do you mean? Arabs, yes. Read their hadith. Just Google the doctrine of Kufu. Read the doctrine of Kufu. Vedant V. Abhijit sir, did Savarkar ji support Aryan invasion theory because Tilak ji did so? He mentioned in his Hindutva book about settlement of Aryans, but Ambedkar ji rejected it. Please enlighten on this. Yeah, I don't know who said what 100 years ago. It is not relevant to today's world. Today we know what the evidence is, and that's what matters. 100 years ago, we did not have the data that we have today. So people formed their beliefs and opinions based on what they knew at the time. So this entire thing, I have not studied it. What did Mr. Savarkar say? What did Mr. Tilak say? It's not relevant to today's world. So today we have the data that they did not have. So it's fine that if they had other opinions, that's fine. That's not an issue. Right. Shrimanta Das, in this show, JD's question is India's Islamic ruler were great or pervert? The direct answer to this question is Islamic rulers of India were the great perverts. Thank you for solving it for us. Kaustubh, in case earlier invaders like Kushan, Shak, Hun were, etc., we observe the third or fourth generation onwards, they accepted Indian religion, names, gods, philosophy, so on and so forth. Why do you think this didn't happen in the case of Islamic invaders? It's very simple. The Kushans, the Shakas, the Hunas, they all followed polytheistic religions. The Kushans and Shaks were essentially descendants of ancient Indians who had gone out of India. The Huns were a different ethnicity, but they were also polytheists. Polytheism is extremely respectful and extremely accommodative of all kinds of belief systems, especially other polytheistic systems. So it's very easy. They see the whole world as one, whether it's for good or for bad. That's how it is. So that's why the Kushans and the Shakas and the Hunas, they very easily became Indians, and they intermingled with Indian society, and harmoniously that too, right? So it's not even third or fourth generation, it's the second generation onwards that it was like that. In the case of the other invaders, that was not the case for obvious reasons. Right. Next. Manu, since the actions and conquests of Islamic rulers were so barbaric, how can it be taught to kids of 6, 7, 8 classes? Well, I'm sure in the West they teach about the actions of the Nazis. The Nazi actions were also quite barbaric, but they are taught to kids. So I'm sure we can take a leaf out of those pages and teach what really happened in the appropriate manner. Right. Next. Humpty, respected sir, my question is why were leftist historians so keen to whitewash Islamic rulers? What benefit did they get by manipulating history? Muslims didn't reward them for it. I think leftists themselves, essentially in India, that only in India, they are mercenaries. They are up for the highest bidder. In China, the Marxists, the communists, are extremely patriotic. In Russia, they are extremely patriotic. In every country in the world, the Marxists are extremely patriotic. It's only in India that they are internationals. Because in India, they are essentially nothing but mercenaries. Whoever wants to sell themselves to the highest bidder becomes a Marxist, becomes part of that gang. So that's what it is. That's what it is. And there are certain big powers and forces in the world right now that do not want to see India do well. So that's where the funding comes from.
Next comment, please. Why not to punish fraud historians and their godfathers? Well, are there any legal provisions for punishing people who write wrong history or teach wrong history? I'm not sure, right? I'm sure it's all covered under freedom of speech or whatever. I'm not sure what it is. So under the current system, it's not possible, sadly. DPS जादौन, पहले सोचता था कि धन और भूमि को हथियाने के लिए इस्लामियों ईसाइयों ने हमारे साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन पिछले 2 साल से जेडी से जुड़ने के बाद अब कह सकता हूँ कि वो हमसे डरते हैं। उन्हें हमसे वही डर है जो अंधकार को प्रकाश से, असत्य को सत्य से और अधर्म को धर्म से लगता है। I was always a vigilant Hindu, but thanks to JD and ST for evolving me further high level. Thank you, DPS जी. But your observation is very correct. आपकी टिप्पणी बिल्कुल सत्य है मेरे विचार से। दिलीप कुमार, thank you दिलीप जी, thank you for your contribution too. Shri Sanjay ji, you are the best of bringing all the right people to encourage us. Thanks you, Abhijit ji. Thank you. Thank you ji. Mahendra Kanupuri. Sir, do you think the new evidence of Taj Mahal has substance, or is it strategy to distract international community whilst battle for Kashi and Mathura? I think, well, in the absence of evidence, we cannot say, but it's certainly possible. It's certainly possible that there is something hidden there. And I am wondering why the court doesn't want us to open those rooms and find out what inside. So that actually, clearly that makes petition, you I wouldn't blame the court for it. That petition was very badly drafted, went to the wrong jurisdiction, and did everything. It's, sometimes we in order to preempt something, like I am fearing that there can be a bad order against me if a properly drafted petition is moved against me. So what I do is that I get somebody to move a poorly drafted petition against me, which gets dismissed at the outset, and then I tom it as some kind of a vindication. So I'm not sure the people who did it whether they were complicit or plain incompetent. So with that, we come to the end of the session today. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिजीत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।